नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम से। मैं भी सलीम मिर्ज़ा जी से मिलने के लिए आया हूँ, तो मैं आपकी इनसे मुलाकात कराता हूँ। सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार अरविंद भाई, मेरा नाम सलीम मिर्ज़ा है और मैं पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पिछले 7-8 साल से बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 7-8 साल से। और अब पिछले 2-3 साल से साहिबाबाद विधानसभा में सचिव हूँ। तो आप जो है आज के जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में हम देख पा रहे हैं कि जो है काफ़ी अचानक जो है परिवर्तन आ चुका है। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। अभी तो हमारे लोगों में जागरूकता आई है और व्यवस्थाएं बनी हुई हैं 100 साल से। अब उन्हें चेंज होने में कुछ टाइम तो लगेगा। एक मूवमेंट जो मान्यवर काशीराम जी ने चालू किया, जो बाबा साहब ने चालू किया, उसे धरातल पे पहुंचने में टाइम तो लगेगा। देखें, सीरियसली तो अगर हम कहें कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी ने ही ज़मीनी स्तर पर काम किया है पिछले 70 साल में। आज़ादी के बाद से जो बाबा साहब अपना दे गए थे हमें अधिकार और जो सम्मान हमें दिलवाया बाबा साहब ने, उस पे आगे काम करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां सक्सेसफुल नहीं रहीं। 80s में आकर जब बहुजन मूवमेंट शुरू किया मान्यवर काशीराम जी ने, तो उसे भी धरातल पर पहुंचने में 15-20 साल लगे। लेकिन हमारी सरकारें भी बनी, लेकिन वो जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने हमारे जो ज़मीनी स्तर पे जो कार्य थे उसे एक तरीके से धूमिल कर दिया, उसे धुंधला कर दिया। अब दोबारा से धरातल पर ज़मीनी स्तर पर उन सब चीज़ों को दोबारा ठीक होने में टाइम तो लगेगा। सरकारें बनी हमारी और पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी बहुजन समाज पार्टी की। बहन जी 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहीं और एक बार तो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहीं और काम भी किए। लेकिन जो काम किए उसका मैसेज समाज में गलत पहुंचाया गया बहुजन मूवमेंट के विरोधियों द्वारा। जैसे जो भी स्मारक बने, जो भी अपना काम हुए, उन्हें गलत तरीके से पेश किया मुख्य धारा के मीडिया ने कि जी ये तो हाथी लगा रहे हैं, पार्क ही पार्क बना रहे हैं और कुछ खर्च नहीं, जो कुछ भी खर्च कर रहे हैं फिजूल खर्च कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। फिजूल खर्ची उसे नहीं कह सकते। अपने जो आदर्श लोग हैं, आदर्श अपना महापुरुष रहे हैं, उनके नाम पर अगर कोई पार्क खड़ा हो रहा है तो ये पहली बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में कि ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले या और भी जो महापुरुष हैं उनके नाम पर अपना स्मारक बनाए गए, स्थल बनाए गए। उस चीज़ को जो बाकी और समाज था उसने ऐसे अपना प्रोजेक्ट किया कि जैसे बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हो रही है और पैसे की बर्बादी हो रही है। जबकि ऐसा नहीं है। ये सब काम तो 10% काम रहे। 90% जो बहन जी ने काम किए वो बिजली की व्यवस्था पे किए, वो हाईवेज़ में किए, वो जो भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड अपना कानून थे उन्होंने सुधारा और बहुत मजबूत किया कि भाई कोई भी गरीब का अपना ज़मीन ना छीन सके या ना ले सके गवर्नमेंट। लेकिन इन सब कामों का प्रचार नहीं हुआ। प्रचार हुआ सिर्फ मूर्तियों का और पार्कों का। और कुछ एक अपना हमारे लोगों में कमी भी है क्योंकि ज़्यादातर डिप्राइव्ड क्लास से आते हैं, ज़्यादातर लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देखा होता। तो जैसे ही सत्ता में आए तो थोड़ा बहुत अपना कमियां हुई, कुछ अपना भ्रष्टाचार से रिलेटेड या भ्रष्टाचार की एक्टिविटीज़ हुई जो कि पार्टी की छवि को जिन्होंने बिगाड़ा। हमारे लोगों ने नहीं, लेकिन जो जुड़े थे लोग, बाहर के लोग जुड़े थे, उन्होंने मलाई खाई उस दौर में। अब उसका कुछ नुकसान हुआ और क्या कहना चाहिए, उससे जो नुकसान हुए उन नुकसानों की भरपाई अभी तक नहीं हुई है और पार्टी छिन्न भिन्न सी दिखाई दे रही थी अब से 2-3 साल पहले तक। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ, और विधानसभा चुनाव के बाद अगर आप देखें अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बहुजन समाज पार्टी ने। लोग दोबारा जुड़ रहे हैं, जो कमियां थी उन्हें दूर किया जा रहा है, जो बुराइयां थी उन्हें उनसे बचने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि
भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर लोकल बॉडी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी नहीं रही, वो बहुजन समाज पार्टी रही है। बहुजन समाज पार्टी को कितने जो है सीट्स अभी मिल पाई हैं लगभग? 700 प्लस के आसपास अपना सीटें पार्षदों की हैं हमारे पास, जबकि सपा के पास 225 के आसपास हैं। और ये भाजपा के पास तो ज़्यादा ही, पहले नंबर पर तो भाजपा ही है पूरे उत्तर प्रदेश में अभी, लेकिन लोग वापस जुड़ रहे हैं। एससी समाज जो बिखर गया था 2-3 जगह, वो भी वापस बहुजन समाज के साथ जुड़ रहा है, और जो मुस्लिम समाज का जो प्रेम था ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के साथ, उससे भी अपना मुस्लिम समाज दूर हो रहा है और बसपा के साथ जुड़ रहा है। लेकिन जैसा कि अभी देखा जा रहा है, अभी जो परिवर्तन आना चाहिए था आदमी की सोच में, आज की व्यवस्थाओं को देखते हुए, वो परिवर्तन तो अभी नहीं आ पाया है। तो उसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर, पिछले 4-5 साल को उठाकर अगर आप देखें तो पहली बात तो ये कि जो बहुजन मूवमेंट से जुड़ा व्यक्ति है वो कौन है? वो बड़े बड़े धन्ना सेठ तो है नहीं, वो आम आदमी है, और आम आदमी भी बिल्कुल ही नीचे का जो लेवल है, रोज़मर्रा का खाने कमाने वाला आदमी है। चाहे वो कोई अपना प्रॉपर बिजनेस में नहीं है, वो रोज़मर्रा के कामों में जुड़े लोग हैं, चाहे वो बैटरी रिक्शा चलाने वाले लोग हों, चाहे ठेला लगाने वाले लोग हों, या पंक्चर लगाने वाले लोग हों, या छोटे लेवल के किसान हों। ये हैं हमारे असल वोटर। और ये पिछले 5 साल का अगर आप देखेंगे हिसाब किताब, तो 2-3 साल तो कोरोना में निकल गए, उससे पहले 2 साल अपना निकल गए नोटबंदी के झटके में अपना संभलने में। तो लोग संभल ही नहीं पा रहे हैं, अभी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से ही ऊपर नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें हर दूसरे दिन किसी न किसी नई फ़िक्र में अपना वो उलझे हुए हैं कि भाई बच्चे का एडमिशन कराना है कॉलेज में, या आज ये काम होना है, आज वो काम होना है। रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी, और महंगाई देखें आप कितनी ज़्यादा लगातार बढ़ रही है पिछले 5-7 साल में। जो 400-450 रुपये का सिलेंडर था वो 1100 रुपये से ऊपर हो गया। जो पेट्रोल 60-70 रुपये होता था, जब 1 रुपया भी बढ़ता था पेट्रोल पे तो हाहाकार मच जाता था पूरे हिंदुस्तान में, और आज 99-98 रुपये पेट्रोल चल रहा है। मतलब 60% से ज़्यादा का अपना इजाफा हो चुका है पेट्रोल के दामों में। तो लोग महंगाई, अब या खाने का तेल आपका 60-65-70 रुपये हुआ करता था, और आज वो 200 रुपये टच करके कुछ नीचे आया है, शायद 150 के आसपास है आज की डेट में। तो लोग महंगाई में इतने उलझे हुए हैं, और फिर इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया पिछले कुछ सालों में समाज में कि लोगों को सोचने समझने का और किसी बड़ी मुहिम से जुड़े रहने का या टाइम निकालने का समय ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जो है टाइम निकालने का समय नहीं है, तो आपकी जो पार्टी प्रमुख हैं बहन मायावती जी, तो बहन मायावती जी भी तो शायद जैसा देखा जा रहा है कि समाज में बाहर निकल नहीं रही हैं, किसी तरीके का मूवमेंट नहीं कर रही हैं, क्या वजह हो सकती है उसकी? देखें, वो जिस लेवल की नेता हैं, और हमारी सबसे सर्वोपरि नेता हैं, हमारे लिए तो सबसे बड़ी नेता हैं वो क्या फ़ैसले कब लेते हैं उस पर मैं टिप्पणी करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि सही टाइम पर वो निकलेंगे और सड़कों पर भी आएंगे। जब वो सड़कों पर आएंगे तो एक पूरा जनसैलाब उनके पीछे होगा। अभी क्या वजह हैं क्या नहीं हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि वो आएंगी। लेकिन जैसे हम काफ़ी मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं या मुस्लिम भाई हैं, उनसे हमने मुलाकात की, तो उन्होंने ये कहा कि जो है बहन जी इस समय पार्टी विरोधी मूवमेंट चला रही हैं, वो बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं, वो उस तरीके से बयानबाजी कर जाती हैं। क्या सच है ये? नहीं, पूरी तरह से तो सच नहीं है और पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। देखिए, राजनीति में कौन कब क्या कहता है और क्या करता है, वो जो उस पोजीशन पर हैं वही जानते हैं कि भाई किस वक्त हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जैसे सारे विपक्ष ने विरोध किया संसद का, लेकिन हमारी पार्टी ने विरोध नहीं किया, हमारी बहन जी ने विरोध नहीं किया नई संसद का। तो उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, क्या वजह है, क्या कारण है उसके, वो वही बेहतर बता सकती हैं। मैं इस लेवल पे नहीं हूँ या इस लेवल का नज़दीक नहीं हूँ उनके कि मुझे जानकारी हो कि उन्होंने इस तरह का फ़ैसला क्यों लिया या इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन जो भी है,
बहन जी से ज़्यादा बढ़कर बहुजन मूवमेंट के लिए समर्पित कोई और नेता नहीं है। बहुत नेता हैं इंडिया में जो कि बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पार्टियों के नाम से, अलग अलग संस्थाएं बनाकर। लेकिन इस बात के लिए मैं श्योर हूँ कि जो बहन जी का डेडिकेशन है बहुजन मूवमेंट के लिए, वो डेडिकेशन किसी और का नहीं है। अगर उन्होंने कोई फ़ैसला लिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, और मैं श्योर हूँ कि कम से कम मैं यकीन से इतना कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने ये फ़ैसला लिया है तो बहुजन मूवमेंट को नज़र में रखकर ही लिया होगा, क्योंकि उनके सारे फैसले बहुजन मूवमेंट को नज़र में रखकर ही लेती हैं। वो सारे फैसले बहुजन मूवमेंट के फ़ायदे के लिए ही होते हैं। लेकिन किसी तरीके का उनका जो है कोई नहीं सोशल मीडिया पे, नहीं वैसी मीडिया पे किसी तरीके का कोई उनके शब्द या जो कोई भी विचार रखते हुए कभी सुनाई नहीं देती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी के अपना जो विचार हैं हर टॉपिक पे आते हैं, ट्विटर पर आते हैं। जो पार्टी समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें पता है और वो उन विचारों को आगे फैलाते भी हैं। वो ट्विटर पे एक्टिव हैं। हाँ, जैसे आप कहना चाह रहे हैं और अदर सोशल मीडिया, तो वहाँ पर वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन ट्विटर पे हर चीज़ के लिए, पहलवानों के लिए जो अभी चल रहा है विषय, उस पर भी उनकी अपना आ चुकी है स्टेटमेंट, या कोई भी करंट इशू चल रहा हो वो स्टेटमेंट ज़रूर जारी करती हैं ट्विटर पर। लेकिन सर, आपने देखा होगा ट्विटर पे जो है मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग जुड़े होते हैं, और वो भी एक अच्छी क्लास के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता है जो कि राजनीति को सोच सकें। इसके लिए तो बहन जी को प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म में माने तो हमारी सोशल मीडिया क्या बीएसपी के पास है? देखें, बीएसपी के पास डायरेक्ट अपना तो नहीं कहूँगा मैं कि सोशल मीडिया, लेकिन जैसे आप हैं, आप चला रहे हैं अम्बेडकर प्राइम, आप भी उनके सैनिक हैं। और बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे अम्बेडकराइड अपना न्यूज़ चैनल हैं, वो सारे के सारे बहुजन मूवमेंट को ही आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहन जी ने बसपा के नाम से या बसपा के प्लेटफॉर्म से कोई अपना यूट्यूब चैनल बनवाया हो या बनाया हो, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ये जो 100 अपना चैनल चल रहे हैं या 1000 चैनल चल रहे हैं बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए, इनमें से कुछ लोगों पर तो बहन जी का भी हाथ होगा, इतना मैं श्योर हूँ। लेकिन सर, मैं देखता हूँ हमारे ऊपर तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है अपनी मीडिया पे, अपने शासनकाल में रहते हुए और उससे पहले भी, या जैसे भी कोई और एक्टिविटी होती है उन पे खर्चा करती हैं। तो हम देखते हैं कहीं भी जाते हैं, पार्टी से संबंधित कोई भी पदाधिकारी, अगर कोई सोशल मीडिया का व्यक्ति जाता है तो उस पर कोई खर्चा करने को तैयार नहीं है। तो अगर सोशल मीडिया अगर अपने बहुजनों के लिए प्रचार करेगी और उनके पास अगर समय प्रचार के लिए है, तो फिर काम के लिए समय नहीं है, तो काम नहीं होगा तो फिर परिवार का खर्चा नहीं चलेगा। तो उसके लिए तो बहन जी या कोई भी पार्टी का पदाधिकारी सोचता नहीं है, तो उसका फिर पार्टी का प्रचार कैसे होगा? असल में दिक्कत क्या है कि हमारी पार्टियां जो हैं, हमारी पार्टी ख़ास तौर से यहाँ जो फंड आता है वो आपके और मेरी जेब से ही जाता है। जो कार्यकर्ता है उसी के चंदे से ये पार्टी चलती है। कोई बड़े बड़े कॉरपोरेट्स या धन्ना सीट तो हमें पैसा देते नहीं है भाई। सोशल मीडिया है तो इसलिए कुछ बातें कही जा सकती हैं जो कि नॉर्मल मीडिया पे नहीं कही जा सकती, कि हमारे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जो कि और पार्टियों के पास होते हैं। उनके पास जो फंड आता है वो कॉरपोरेट से आता है, एक साथ एक मुश्त बहुत मोटा अपना आता है। देख लीजिए रिकॉर्ड उठाकर, जो भी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अगर कॉरपोरेट्स ने 100 रुपये अपना डोनेट किए हैं या कंट्रीब्यूट किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो 2 ही पार्टियों के पास 80-90% जाता है, भाजपा के पास और कांग्रेस के पास। बाकी जितनी भी रीजनल पार्टी हैं या अदर अपना पार्टीज़ हैं, उनके पास सबका मिलाकर भी 10% अपना कॉरपोरेट्स का पैसा नहीं पहुंचता। और हमारी जैसी पार्टी जो कि धन्ना से तो के नज़दीक नहीं है, तो उनके पास तो और नहीं पहुंचता। देखिए सर, पैसे की कमी है। और आप ठीक कह रहे हैं कि भाई जो सोशल मीडिया हमारे अपना लोग चला रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, भाई उन्हें भी तो खर्चा होता ही है आने में जाने में, और उनकी भी इनकम का
सोर्स होना चाहिए और उन्हें भी जब किसी भी कार्यक्रम में बुलाया जाए तो उन्हें भी अपना वही सम्मान मिले जो कि और मीडिया को मिलता है। मैं जानता हूँ कि मुख्यधारा के मीडिया को जब बुलाया जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो नाश्ता, पानी, खाना और कुछ अपना लिफाफा भी दे दिया जाता है कि भाई लो ये खर्चे पानी का आपका। लेकिन हमारी पार्टी में अभी ये ऑर्गेनाइज लेवल पर नहीं है, लेकिन होगा, धीरे धीरे होगा। देखें, ऊपर से सारे काम तो बहन जी नहीं करेंगी, कुछ काम हमें नीचे से भी करने होंगे। अब अगर मान लीजिए मेरे पास आप बैठे हुए हैं तो मेरा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं आपका ध्यान रखूं। कम से कम अगर आप चल के इतनी दूर तक आए हैं तो नाश्ता पानी या खाने का इंतज़ाम मैं करूं ताकि आप जब दोबारा आएँ तो आपको अच्छा लगे कि हाँ जी इस आदमी ने पानी या चाय पिलाई या नाश्ते पानी का इंतज़ाम किया। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन बहुत छोटी बातें। असल बात ये कि हमारा कैडर, वो चाहे सोशल मीडिया चैनल चलाने वाले हों या कार्यकर्ता हों, वो अपनी पॉकेट से, सब अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं। 100 में से 100 रुपये उन्हीं की पॉकेट से निकलते हैं। अब जैसे मैं पार्टी में जुड़ा हूँ तो मुझे कौन सा 1 रुपये का कोई फ़ायदा है, लेकिन अपनी जेब से हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं जो हम कमाते हैं अपने बच्चों के लिए या फैमिली के लिए। उसमें से एक हिस्सा जो हमें सेविंग के लिए डालना चाहिए वो अपना सोशल वर्क के लिए खर्च हो जाता है, लेकिन उसके फ़ायदे आने वाले टाइम में दिखाई देंगे। देखिए सर, ये एक बात माननी ही पड़ेगी आपको कि जैसे काशीराम जी ने जो मूवमेंट चलाया था, जो मिशन चलाया था, उन्होंने वोट और नोट दोनों मांगे थे जनता से, और जनता ने खुशी खुशी वोट भी दिया था और नोट भी दिए थे। लेकिन अभी क्या है, जो पार्टियां हैं, या हम अपनी पार्टी को ही ले लेते हैं जो बहुजन मूवमेंट को चला रही है, वो बहुजन मूवमेंट को चलाने वाली पार्टी वोट भी ले लेती है और नोट लेके उसको फिर जनता में यूज़ नहीं कर पा रही है। वो केवल दबा के अगर बैठ जाते हैं तो उससे सोशल जो मीडिया जो वो भी नहीं एक्टिव हो पाती है। तो हमारे जो कार्य हैं उन्हें दिखाने के लिए एक ही हमारे पास साधन है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में ना तो कोई हमारी पार्टी का कार्यकर्ता एक्टिव है और ना ही किसी तरीके का कैडर चलाता है। तो जब तक ये कैडर या सोशल मीडिया को आप एक्टिव नहीं रखेंगे तब तक क्या हमारे जो जनता के पास संदेश जाएंगे? आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर है और अच्छा मैसेज है कि भाई समाज को, हमारे लोगों का ख्याल रखना होगा जो कि आगे बढ़कर अपना मेहनत कर रहे हैं मूवमेंट को चलाए रखने के लिए। हमारे जो भी नेता हैं ऊपर से नीचे तक सारे नेताओं को ये मैसेज आपके ही ज़रिए पहुंच रहा है कि भाई हमें अपने एक्टिविस्ट का ध्यान रखना चाहिए। और ये मैं ख़ुद भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी अपना सीनियर नेताओं से कि भाई हमें अपने जो एक्टिविस्ट हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी अपना रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हमें देखना चाहिए कि भाई उन्हें हम कैसे, कहाँ, किस तरीके से अपना फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे उनकी सहायता या उनका सपोर्ट कर सकते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया और ये मैसेज जाएगा, ऊपर तक जाएगा, नीचे से ऊपर तक सब जगह जाएगा। जैसे कि जो है बीएसपी के जो है इसमें जो मुख्य लीडर हैं, आयरन लेडी जिनको कह देते हैं, और आयरन लेडी हैं भी जिन्होंने पूरे समाज के लिए कार्य किए हैं, तो वो एक छोटे तबके से आई हैं और गरीब परिवार से उठ के आई हैं। उन्हें गरीबी का एहसास है, लेकिन वो आज गरीबी का एहसास भूल के वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जो पब्लिक बोल रही है, कह रही है, वो जीवन जी रही हैं। तो वो जीवन उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने अपने पार्टी के जो पदाधिकारी, जो उच्च पदाधिकारी हैं, वो भी ऐसे बना दिए हैं जो अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो उन्हें अपने ये पदाधिकारियों को ऐसे लोगों को देना पड़ेगा पद जो जनता में धूप में घूम के चल सकते हैं। जैसे काशीराम जी साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे। एसी उन्हें ऐसे लोगों को लेना पड़ेगा जो एसी में ना चलें। जो मुख्य लोग हैं तो उन्हें तो कम से कम ये एक्टिव होना चाहिए। हम देखते हैं समाज में कहीं कोई नहीं दिखाई देता, जबकि अन्य पार्टियों के लीडर घूमते फिरते रहते हैं। असल दिक्कत क्या है, पार्टी के मूलभूत ढांचे में कुछ कमियां हैं। अब मैं इस लेवल का अपना व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं इस पर टिप्पणी करूँ, लेकिन क्योंकि आपने बात उठाई है तो बात का जवाब देना ज़रूरी है। देखें, बहुजन मूवमेंट में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम और समाजों को, जाटव समाज के अलावा और समाजों को जब जोड़ते हैं तो उन्हें एक आर्टिफिशियल तरीके से
जोड़ रहे हैं हम, वो नेचुरल जो एक ऑर्गेनिक अपना जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह ये है कि 100% रिजर्वेशन पदाधिकारियों का ज़िला अध्यक्षों पर अपना किया हुआ है कि भाई जाटव समाज का ही व्यक्ति, केवल और केवल जाटव समाज का ही व्यक्ति ज़िला अध्यक्ष बनेगा। अब दिक्कत क्या है, मान लीजिए ये गाज़ियाबाद ज़िला है, गाज़ियाबाद ज़िले में कार्यकर्ता तो हमारे पास अपना मान लीजिए 1 लाख हैं, लेकिन जो एक्टिव और उस लेवल के अपना कार्यकर्ता हैं जिन्हें हम ज़िला अध्यक्ष बना सकते हैं वो हैं 10 या 15, और वो कभी ना कभी बन चुके हैं ज़िला अध्यक्ष। कभी पिछले 5 साल पहले कोई और था, उससे 2 साल पहले कोई और था, उससे आने वाले टाइम में कुछ और होगा। तो वो 10 के 10 जो जाटव समाज के अपना लोग हैं वो बन चुके हैं ज़िला अध्यक्ष। अब बाकी 9 जो बचे, जो अभी एक करंट मान लीजिए कोई ज़िला अध्यक्ष हैं और बाकी 9 ज़िला अध्यक्ष जो पहले बन चुके हैं, अब क्योंकि वो सब बराबर हैं या कोई सीनियर भी रह चुके हैं, इससे भी ऊपर जा चुके हैं, प्रभारी वगैरह मंडल लेवल पे बन चुके हैं, तो दिक्कत ये आ रही है कि सारे के सारे एक्टिव एक पर्टिकुलर समाज के लोग कभी ना कभी किसी न किसी ऊंचे पद पे रहे हैं। अब वो नीचे पद पे काम कैसे करेंगे, प्रोटोकॉल के तहत नीचे कैसे काम करेंगे जब वो पहले बड़ा काम कर चुके हैं या बड़े पद पर रह चुके हैं। तो दिक्कत ये आ रही है कि वो जो भूख होती है ना काम करने की, अब मान लीजिए कोई नया ज़िला अध्यक्ष जाटव समाज का बना तो उसके अंदर तो भूख है कि काम करने की, लेकिन जो बाकी 9-10 ज़िला अध्यक्ष रह चुके हैं या 15 ज़िला अध्यक्ष रह चुके हैं, वो उसे गाइड करने के बजाय उसे अपना सपोर्ट करने के बजाय उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पद उन्हें लगता है कि भाई मेरा हक था और ये किसी और को मिल गया, किसी नए बच्चे को मिल गया, किसी नए व्यक्ति को मिल गया। तो वो सपोर्ट करने की बजाय अपना एक तो टांग खींचने में लगे रहते हैं, और दूसरा जब टाइम आता है काम करने का तो नीचे के लेवल के, ग्राउंड लेवल के काम नहीं करते कि भाई हम तो उच्च पदाधिकारी हैं। अब जब सभी उच्च पदाधिकारी हैं, अब गांव देहात में एक मिसाल चलती है, जातिवादी नहीं है, इसे जातिवादी तौर पे मत लीजिएगा, लेकिन मैं वैसे क्योंकि मुहावरा चलता है तो वो मुहावरे के तौर पर कह रहा हूँ, किसी जाति को या किसी उसको विशेष रूप से पॉइंट आउट करके नहीं कह रहा हूँ कि भाई नाइयों की बारात में सभी नवाब, अब चिलम कौन भरे। लेकिन ये भी देखा गया सर कि जो पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, जिनमें ऐसे लोगों को लेना चाहिए था जो समाज में एक्टिव हों, उनका बहन जी ने किसी तरीके से ध्यान नहीं दिया। जैसे कि जो है कवि हैं, जैसे माना जाए बीजेपी में भी कवि को बहुत महत्व दिया, उन्हें प्रधानमंत्री तक बना दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहें, और आम आदमी पार्टी में वो कवि एक मंत्रिमंडल में हैं भी और थे भी, जो निकल के भी चले गए हैं। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तो ये महत्व दिया गया। बीएसपी ने कभी जो प्रचारक होते हैं, या तो मीडिया होती है या कवि होता है, जो कवि या गायक, तो ये क्या है, अपने बातों से, अपने एक्टिविटी से जनता को मोहते हैं, जनता के सामने उस पार्टी का जो पद प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी ना तो पद आज तक बहन जी ने दिया और ना ही देने की मुझे लगता है कि ज़रूरत भी समझी। और अभी जैसे कि आपने कहा है कि जो है जाटव समाज, मैं तो देखता हूँ कि जो है ठाकुर और पंडितों को ज़्यादा अहमियत दे रखी थी। उन्होंने अपना मुख्य सचिव तक जो है वो पंडित बनाया हुआ था, जबकि पंडितों के वोट कभी बीएसपी को नहीं मिले, ना ही ठाकुर मिले, क्योंकि इस नाम पार्टी के नाम से कभी ठाकुर समाज या जो पंडित ब्राह्मण समाज वोट नहीं करता। पदाधिकारी बन जाता है, वो काम भी नहीं करता, पार्टी में आ जाता है, लेकिन वो पार्टी के लिए भी काम नहीं करता, वो केवल अपने पैसे के लिए काम करता है, अपनी जेब के लिए, परिवार के लिए। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसे कोई कवि है, कोई और आर्टिस्ट है जो पब्लिक को जोड़े रखता है या समाज को कुछ मैसेज देता है, समाज को अपना एक्टिव रखता है, ऐसे लोग भी आगे आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। लेकिन एक स्टेज होती है हर चीज़ की। अभी शुरुआती दौर है भाई, 20 साल किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या 30 साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता।
अभी बसपा को मेरे ख्याल से 84-85 में हम बसपा बनी थी। अगर टाइम देखें तो 30-35 साल हुए हैं। अभी इस 30-35 साल के पीरियड में पहली जनरेशन चल रही है, पहली जनरेशन के नेता चल रहे हैं। अभी सेकंड जनरेशन नेता नहीं आए हैं बसपा में। और जब सेकंड और थर्ड जनरेशन के नेता आएंगे, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, तो वो अलग अलग प्रतिभा के साथ आएंगे। अभी जो ज़रूरत है ना समाज में, वो ऐसे लोगों की है, बहुजन समाज में ख़ास तौर से, जो जो जिनमें केवल और केवल लीडरशिप क्वालिटी हो, जो अपने लोगों को की भलाई के लिए, उद्देश्य के लिए, बहुजन मूवमेंट के लिए अपना समर्पित हों। सबसे पहली ज़रूरत ऐसे लोगों की है। देखें, ऐसा नहीं है कि पत्रकारों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि गायकों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कवियों की ज़रूरत नहीं है, टीचरों की ज़रूरत नहीं है, सबकी ज़रूरत है। लेकिन पहली जो सबसे पहली ज़रूरत है किसी भी पार्टी के लिए, वो है उस पार्टी के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा अपना इन्वॉल्व हों। अभी पहली पंक्ति के ही अपना लोग चलेंगे कुछ टाइम और। हाँ, कुछ टाइम के बाद फिर अगली पंक्ति भी आएंगी, टीचर भी आएंगे, पत्रकार भी आएंगे, गायक भी आएंगे, सभी आएंगे। लेकिन अभी जो बहुजन मूवमेंट को सर्वोपरि मानकर चलने वाले लोग हैं, अभी उन्हीं का दौर रहेगा। लेकिन सर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पार्टी में फूट पड़ गई है। बीएसपी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, वोटर हैं, वो कुछ तो बीएसपी में जो पुराने रह गए हैं, जो कि 40 साल के आसपास के हैं, लेकिन 40 के बाद का जो नौजवान है, वो सारा नौजवान जो है भीम आर्मी में कहीं, चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी में कहीं, उसमें मूव हो गया है। तो क्या ऐसे और इसी तरीके से जो मुस्लिम कैंडिडेट है, जो कि बीएसपी को लेके उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था बहन जी को, तो मुस्लिम कैंडिडेट भी जो है अब टूट के अभी नई पार्टी ओवैसी उसमें मूव कर गए हैं। तो क्या इस तरीके से दोबारा सत्ता में पार्टी आ सकती है? हाँ हाँ, आ सकती नहीं, आएगी। टाइम लगेगा, शायद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल टाइम लगेगा। देखें, एक जो मूवमेंट होता है ना, विचारधारा होती है। व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, लेकिन विचारधारा हमेशा रहती है। व्यक्ति कोई की उम्र है 50-60 साल, 70 साल, लेकिन विचारधारा की कोई अपना एज नहीं होती है, उसका दौर होता है विचारधारा का। और ये दौर बहुजन मूवमेंट का ही है, बहुजन विचारधारा का ही ये दौर है। ये और बात है कि अभी हम बिखरे हुए हैं, 50 पार्टियाँ हैं, आरपीआई और भीम आर्मी और फलाना और ढिमकाना, 100 पार्टियाँ हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों में से कितने लोगों ने अपनी सरकारें बनाई हैं? लेकिन क्या कभी आरपीआई ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है? क्या कभी और पार्टियां, जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, उदित राज जी की या किसी और की पार्टियां हैं, जो सबने अपनी अपनी पार्टियां बना के रखी हुई, क्या किसी एक छोटे से राज्य में भी, गोवा जैसे छोटे से राज्य में, दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में, क्या कोई अपनी गवर्नमेंट बना पाया? लेकिन बसपा ने उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ अपनी गवर्नमेंट बनाई ना। डेमोक्रेसी में 100 लोग हैं तो 100 राय तो होंगी ही, इसी का नाम तो डेमोक्रेसी है। हमें ना तो भीम आर्मी को बुरा कहना चाहिए, ना हमें अपना आरपीआई को बुरा कहना चाहिए, अच्छा भी नहीं कहना चाहिए तो बुरा भी नहीं कहना चाहिए, ना हमें किसी और अम्बेडकराइट पार्टी को, बहुजन मूवमेंट वाली पार्टी को बुरा कहना चाहिए। अगर हम अच्छा नहीं कह सकते, मैं खुद पदाधिकारी हूँ बसपा में, लेकिन मैं ना बुरा कहता हूँ ना अच्छा कहता हूँ। जो है ठीक है, डेमोक्रेसी में सबके पास अपने राइट्स हैं, सबको हक है। अब जहाँ आपने पूछा ओवैसी को भी वैसे ही हक है। देखें, अगर एक यादवों की पार्टी हो सकती है, उसमें किसी को कोई हर्ज नहीं दिखाई देता, सबको पता है कौन कौन सी पार्टियाँ यादवों की पार्टी हैं। अच्छा, सबको पता है कि भाई बहुजनों की पार्टी कौन कौन सी है, मतलब एससी, ख़ास तौर से एससी पार्टियाँ कौन कौन सी हैं, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं कि भाई आप अपना 20 पार्टियाँ मेरे ख्याल से कम एससीज़ की पूरे इंडिया में, कम से कम 20, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कम से कम 20 पार्टियाँ हैं जो कि बहुजन मूवमेंट को लेकर चल रही हैं। तो दैट मीन्स वो एससीओ के अपना अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, इसलिए लेके चल रहे हैं। और ट्राइबल्स पार्टियाँ भी, कम से कम 8-10 ट्राइबल पार्टियाँ भी हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, ट्राइबल्स की तो पार्टी है। अगर इन सब की अपनी अपनी पार्टियाँ हो सकती हैं और
उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सर्वोपरि रखकर वो चल सकती हैं, अपनी आइडियोलॉजी को लेके चल सकती हैं। तो मुझे ये बताएं कि भाई मुस्लिम्स की पार्टी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, पार्टी होने से एतराज़ नहीं है, मैंने ऐसा सवाल नहीं किया आपसे। मैं सवाल कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके से पार्टियां बना बना के अलग अलग हो जाएंगे और एक अपना जो है 15% अलग लेके 18% लेके अलग पार्टी बन गई। ओबीसी जी को कितने परसेंट वोट आ रहे हैं? आपने डेटा निकाला है? 1-2% से ज़्यादा, बल्कि अगर कहीं भी खड़े हुए हैं 100 जगहों पर तो 90 जगहों पर तो उनकी ज़मानतें जब्त हुई हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ये पहली बात तो ये गलतफहमी है। क्या अगर यादवों की पार्टी है तो 100% यादव क्या सिर्फ यादवों की पार्टी को वोट करते हैं? अगर बहुजन अपना पार्टी है तो उसे 100% बहुजन वोट मिलता है, ठीक है, जाटवों का। लेकिन क्या वाल्मीकियों का मिलता है? क्या खटीक का मिलता है? नहीं मिलता ना, वो भी तो ऐसी है ना। वो कहीं और जाता है, 10 जगह बढ़ता है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कैडर जो है बीएसपी अगर लेके आ सकता है बीएसपी के लिए, भीम आर्मी लेके आ सकती है। तो भीम आर्मी हुई या ओवैसी हुई, जो कि उनका एससी और मुस्लिम वोट जो बीएसपी में दोबारा आए, तो उसके लिए इन दोनों पार्टियों को मिलाना उन्हें ज़रूरी है। तो क्या वो मिला सकती हैं अगर जीतना है तो? देखें, ये तो बहन जी फैसला कर सकती हैं कि वो क्या करना चाहेंगी। इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जितने भी, मैं तो, मेरी अगर मन की बात हो या मेरी इच्छा आप पूछें कि जितनी भी बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, अब ओवैसी जी भी अपना आधे अम्बेडकराइट हैं। अगर आप उनके भाषण सुने या उनकी अपना डिटेल देखें, पीछे से अपना वीडियो सारे उठाकर देखें, तो वो भी मतलब कोशिश करते हैं कि भाई एससी समाज को और मुस्लिम समाज को एकजुट किया जाए। कोशिश उनकी भी ऐसी ही है। लेकिन आइडियली तो सभी को अपना इकट्ठा होना चाहिए, एक छतरी के नीचे आना चाहिए अगर बहुजन मूवमेंट को बड़े पैमाने पर अपना इंडिया में स्प्रेड करना है। हाँ, लेकिन आइडियलिज़म अलग चीज़ है और राजनीति बिल्कुल ही अलग चीज़ है। हम आइडियली तो कुछ भी सोच सकते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, मुस्लिम समाज का वोट और एससी समाज का वोट मिलकर 35% हो जाता है, 30% हो जाता है। लेकिन राजनीति मैथमेटिक्स नहीं है। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। मैथमेटिक्स काम करता है, केमिस्ट्री काम करती है, और भी बहुत सारे अपना अगर डिसिप्लिन देखें तो वो बहुत सारी चीज़, साइकोलॉजी काम करती है। और जो वो समय और काल है, उस समय और काल में क्या अपना घटनाएं घट रही हैं, वो सब भी काम करता है। अब देखें महाराष्ट्र में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर हैं आज की डेट में। उन्होंने मिलकर सरकार चलाई। कहाँ कांग्रेस, कहाँ शिवसेना, बिल्कुल ही उत्तर और दक्षिण ध्रुव थे, लेकिन मिलके चला रहे हैं ना। एनसीपी चला रहे थे ना, अब तो खैर वो अलग ही चैप्टर है वहाँ पर। लेकिन कहने का मतलब ये कि राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम बाद जब लोगों को लगे नहीं अपना, अभी तो लोगों को लग रहा है कि भाई हम अपनी अपनी पार्टी बना के चला सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम के में जब बीजेपी और विराट रूप में होगी तो लोगों को मालूम चलेगा। खुद बहन जी ने नहीं फैसला लिया था 2019 में और समाजवादी के साथ मिलकर अपना यूपी में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। तो अभी की जो डिमांड है वो तो यही है कि अगर सत्ता वापसी चाहिए तो इन पार्टियों को मिलाना पड़ेगा। तो बिना समझौते के क्या पार्टी आ सकती है? नहीं, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हर संभावना हो सकती है। जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें कोई भी कम्बिनेशन अपना कभी भी कुछ भी बन सकता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 4 साल पहले, अभी की बात है, आपकी भी याददाश्त में है, मेरी भी याददाश्त में, कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर कैंडिडेट उतारे यूपी में, और मिलकर जो 72-73 सीटें थीं बीजेपी की, वो घटाकर उन्होंने अपना 61-62 या 63 मतलब 60s में ले आए। मेरे ख्याल से 62 या 63 होंगी अपना सीटें आज की डेट में बीजेपी के पास। तो उन्हें 10-15 सीटों का नुकसान हुआ ना जैसे ही समाजवादी और बहुजन समाजवादी मिले। अब वो कैसे काम नहीं कर पाया, वो सिर्फ मैथमेटिक्स था, केमिस्ट्री बन नहीं पाई, वो आपस में जो कैडर था वो एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाया। नहीं तो अपना बहुत अलग तरीके के भी रिजल्ट आ सकते थे। सत्ता को
आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू तो कह नहीं सकते हम, जो बहुजन जनता है और मुस्लिम जनता है जो कि बीएसपी को आगे लेके जा सकती है, क्या संदेश देंगे? आप एक पदाधिकारी हैं। सबसे पहले तो मैं मुसलमानों को ही अपना कहना चाहूँगा कि बहुजन मूवमेंट को समझें, पढ़ें, जानें। शुरुआत करें ज्योतिबा फुले जी से, उसके बाद अंबेडकर जी को पढ़ें, अंबेडकर बाबा साहब के बाद कांशीराम जी को पढ़ें। अगर आपने ये 3 महानुभावों को पढ़ लिया तो आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों और किस लिए ज़रूरी है जो भी मज़लूम अपना तबका है, जो भी डिप्राइव क्लास है, उसको क्यों एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। ये मुस्लिम समाज से मैं कहूँगा, और अपने एससी भाइयों से मैं ये कहूँगा कि जब तक वो बराबरी का दर्जा नहीं देंगे मुस्लिम समाज को, भाई दोस्त बराबर के का हक नहीं देंगे, तब तक बहुत मतलब बड़े नंबर में मुस्लिम समाज झुकाव नहीं लेगा बसपा की तरफ। जब वो बराबरी का दर्जा उन्हें मिलने लगेगा या उन्हें भी अपना अच्छे पदों पर और आज़ादी के साथ काम करने की छूट मिलेगी, तभी वो अपना बढ़ा पाएंगे अपने समाज में मैसेज कि हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। जो मेरे साथ दिक्कत आती हैं प्रैक्टिकली, मैं उन पे बेस्ड अपना ये बात आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई 100% आरक्षण सभी पदों पर, सभी अहम पदों पर सिर्फ़ और सिर्फ जाटा समाज का नहीं होना चाहिए। वो रखें, आप बिल्कुल रखें रिजर्वेशन, आप 50% रखें, 60% रखें, 70% रखें, लेकिन बाकी लोगों को जो मेहनती हैं और जो बहुजन मूवमेंट से वाकई में ही सोच समझ कर जुड़े हैं, उनके लिए भी अपना स्पेस छोड़ना चाहिए, उन्हें भी उन पदों पर पहुंचना चाहिए ताकि वो ये कह सकें देखो ये पार्टी हमारी है। अभी तो सब जगह एक ही परसेप्शन है कि भाई ये पार्टी सिर्फ जाटवों की है। जैसा कि अभी आपने सलीम मिर्ज़ा जी से बात सुनी, उनसे चर्चा हो रही थी, तो मैं बीएसपी प्रमुख पदाधिकारियों को और माननीय बहन जी जो आयरन लेडी हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें दोबारा सत्ता पानी है तो उन्हें महत्व देना पड़ेगा, और जो छोटी पार्टियां हैं उन्हें अपने साथ मिला के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। वो अहम की भावनाएं छोड़नी पड़ेंगी, तभी हम दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।